हेलो बिलवर्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पे लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है उसे प्लीज़ इग्नोर कीजिए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक शनवांग ओमेगावर्स वन शॉट फैन फिक्शन। स्टोरी में बीभूषण माफिया है और लान वांगजी एक इनोसेंट ओमेगा। स्टोरी का ऑथर है कृष्णा देवन मलिक और नरेटर मैं खुद हूँ आपकी शीजे। वन शॉट एफएफ है तो ज़्यादा बातें ना करके चलते हैं स्टोरी में। द माफिया किंग हिज अनएक्सपेक्टेड ग्रूम। बीभूषण ये नाम सिर्फ एक माफिया किंग का नहीं था, ये डर का दूसरा नाम था। पूरी सिटी में, खासकर ओमेगास के दिल में, उसका साया ही काफ़ी था कोल्ड सिवर भेजने के लिए। वो अल्फा था, पावरफुल, रूथलेस और एक्सट्रीमली हैंडसम था। अगर कोई उसकी खूबसूरती डर के बिना देख पाता तो समझ पाता बीभूषण क्या चीज़ है। विभूषण जिसे जियांग फैमिली ने अडेप्ट किया था, वो उस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। बाहर की दुनिया के लिए वो एकदम क्रूएल और पत्थर दिल का था, लेकिन अंदर से वो अपने घर वालों के लिए बहुत सॉफ्ट हार्टेड था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मिस्टीरियस सी स्माइल रहती थी जो आम इंसान को कंफ्यूज कर देता था। पर उसके दुश्मन जानते थे कि इस मुस्कान के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा होता है। उसका पावर सिर्फ माफिया तक लिमिटेड नहीं था, पुलिस और पॉलिटिशियन भी उसके नाम से कांपते थे। लोगों का मानना ये था विभूषण वो शख्स थे जिसकी जुबान से निकली बात पत्थर की लकीर होती है, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इतने बड़े किंग की शादी की उम्र हो चुकी है। जियांग फैमिली चाहकर भी किसी ओमेगा को ढूंढ नहीं पा रहे थे। हर छोटे या बड़े ओमेगा जो भी उसके बारे में सुनता, उस ओमेगा के कदम अपने आप पीछे हट जाते थे। विभूषण को कई ओमेगास ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रिजेक्ट किया था और ये बात उसके ईगो को हमेशा चुभती थी। सिटी से थोड़ा दूर एक शांत और सभ्य माहौल में रहता था ओमेगा लान वांगजी। वो लान फैमिली से था जहाँ प्रिंसिपल और डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट था। वांगजी दिल से बहुत सिंपल भी था। वांगजी बहुत शाय और एक सीधा साधा इनोसेंट ओमेगा था। कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और उसके चेहरे पर हमेशा एक नाजुक सादगी रहती थी। वांगजी की दुनिया छोटी थी। कॉलेज, अपने अंकल लान क्यूरेन की स्ट्रिक्ट परवरिश और अपने बड़े भाई लान शीचन की हिफाजत में रहना। उसका भाई लान शीचन वही अल्फाज जो डरावना माफिया किंग विभूषण के पास एज ए एम्प्लॉय काम करता था। वांगजी को भी माफिया और क्राइम की दुनिया से बहुत डर लगता था। इसी कारण लान शीचन ने उसे खुद से दूर रखा था अपने अंकल के पास। वांगजी ने सिर्फ कहानियों में ही सुना था कि विभूषण कैसा है, एक ऐसा शैतान जो अपनी मर्जी चलाता है और किसी की नहीं सुनता। पर वांगजी की लाइफ में एक सीक्रेट था, उसका ऑनलाइन लवर बेन चाओ। वांगजी को लगता था कि बेन चाओ उसकी लाइफ का नाइट इन शाइनिंग अमोर है जो उसे इस बोरिंग और स्ट्रिक्ट दुनिया से बाहर निकाल देगा। दोनों रात दिन बात करते रहते थे और वांगजी को बेंचाओ पर पूरा भरोसा भी था। जियांग मेंशन में एक शाम डिनर के बाद बात चल रही थी विभूषण की शादी की। आइंग मैडम यू, जो कि विभूषण की एडॉप्टेड मदर है, उन्होंने कहा, तुम्हें पता है कितना टाइम हो गया है, तुम्हारी एज हो चुकी है, हम सब चाहते हैं तुम सेटल हो जाओ। विभूषण सिर्फ मुस्कुराया और कहा, माँ, जब तक मेरे नाम से ओमेगास की पैंट गीली होती रहेगी ये काम थोड़ा मुश्किल होगा। तभी वहाँ लैन शिचन आया। लैन शिचन बहुत ही शांत और पोलाइट अल्फा था। वो जियांग फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम संभालता था। सीनियर वे, लैन शिचन ने दिल से कहा, मैं आपके लिए एक ऑप्शन लाया हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, लैन वांगची। लैन शिचन ने अपने फोन में एक फोटो दिखाई। फोटो में लैन वांगची एकदम प्योर और मासूम लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्का सा डर और शर्म थी जो उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। विभूषण ने एक नजर डाली। एजुअली वो ओमेगास को देखकर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, लेकिन वांगजी की फोटो देखते ही इसके दिल में कुछ हुआ। ऐसा लगा जैसे इसके क्रूएल दिल में एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर जाग गया हो। लैन शिचन, विभूषण ने गर्दन हल्की सी टेढ़ी करते हुए कहा, ये तो काफी सुंदर है, पहले बताओ ये डर तो नहीं रहा है मेरे नाम से? लैन शिचन थोड़ा हिचकिचाते हुए फिर बोला, सीनियर वे, वांगजी वो थोड़ा डर रहा होगा, लेकिन वो एक अच्छा ओमेगा है। विभूषण हंस पड़ा। उसने सोचा कि पिछली बार भी एक ओमेगा मेरे नाम सुनकर हॉस्पिटल पहुंच गया था। ठीक है, विभूषण ने एकदम से फैसला किया, मुझे ये पसंद है, सीधा शादी की बात करो। बहुत हुआ रिजेक्शन, अब नहीं। विभूषण किसी भी तरीके से लान वांगजी को अपना बनाना चाहता था। शायद ये पहली बार था जब उसे किसी ओमेगा को देखकर अपने फ्यूचर की एक छोटी सी झलक दिखाई दी हो, एक शांत सुंदर लाइफ की झलक। दूसरी तरफ लान फैमिली के घर में वांगजी अपनी पढ़ाई कर रहा था। अंकल लान किरण के सामने वांगजी एकदम डिसिप्लिन में रहता था। लान सिचन घर आया। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, लेकिन उसका मन परेशान था। वो जानता था कि ये खबर उसके छोटे भाई को कितना डरा देगा। वांगजी, शीचन ने प्यार से पुकारा। वांगची उठा और शांति से अपने भाई के पास आया। भाई, वांगची ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी शादी की बात पक्की हो गई है। शीचन ने एक ही सांस में बोल दिया। वांगची का पूरा शरीर एकदम फ्रीज हो गया। किसके साथ? विभूषण के साथ। शीचन ने नजर झुका के जवाब दिया, द माफिया किंग। ये नाम सुनते ही वांगजी के अंदर का सारा खून जम गया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में सीधा डर दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, वांगची ने सिर्फ एक ही लफ्ज बोला, पर उसमें उसकी पूरी जान थी। लैन शिचन उसके पास आया।
और उसका हाथ पकड़ा। वांगजी, मैं जानता हूँ कि वो बहुत खतरनाक है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। जब विभूषण फैसला लेते हैं तो कोई उसे बदल नहीं पाता, और विभूषण ने तुम्हें पसंद कर लिया है वांगजी। क्या वो मुझे हर्ट करेगा? वांगजी की आंखों में आंसू भी नहीं आए थे, वो इतना ज्यादा डर गया था। भाई, मैंने सुना है कि वो उमकस को सिर्फ अपनी चीज समझता है। विभूषण बहुत कॉम्प्लेक्स अल्फा है, शीचन ने समझाने की कोशिश की। वो बहुत प्रोटेक्टिव भी है अपनी फैमिली और अपने लोगों के लिए। शायद वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। लेकिन वांगजी के कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, द माफिया किंग, शादी, मेरी लाइफ खत्म। उसने सोचा कि अगर वो शादी कर लेता है तो वो सिर्फ एक टॉय बनकर ही रह जाएगा, उस डरावने अल्फा के हाथों का। इसका मतलब कोई कंट्रोल नहीं होगा अपनी लाइफ पर। उस रात वांगजी सोया नहीं, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागना है। ये शादी हो ही नहीं सकती। मुझे अपने ऑनलाइन लवर वेंचाओ के पास जाना होगा। वेंचाओ ही मुझे इस डर से बचा सकता है। उसने अपने भाई की आंखों में देखा डर को, साइड में रखा और आहिस्ता से अपने रूम में चला गया। अब उसका एक ही मकसद था, वो था यहाँ से भागना। लैन वांगजी ने अपने सारे सेविंग्स निकाले, कुछ जरूरी कागज लिया और कपड़े एक छोटे से बैग में डाले। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। और दूसरी तरफ उसका सपना जो वेंचाओ के साथ था। उसने तुरंत अपने ऑनलाइन लवर वेंचाओ को टेक्स्ट किया। वांगजी ने कहा, मेरी शादी फिक्स हो गई है उस माफिया किंग से। मैं बहुत डरा हुआ हूँ वेंचाओ। वेंचाओ का रिप्लाई तुरंत आया। वेंचाओ ने लिखा था, जल्दी मेरे पास भाग आओ वांगजी, मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर ले जाऊंगा। हम दोनों एक साथ रहेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये मैसेज वांगजी के लिए एक उम्मीद की किरण थी। उसने फाइनल फैसला किया। उसने रात के अंधेरे में चुपके से अपने घर से भाग जाने का प्लान बनाया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अपने भाई और अंकल के लिए अपने फैसले का अफसोस तो था, लेकिन उसके दिल में अपनी आज़ादी का जुनून ज्यादा था। उसने रात को 3 बजे घर से बाहर कदम निकाले, एक बड़े शहर की तरफ जाने वाली बस स्टॉप की तरफ, जहाँ वेंचाओ रहता है। बस चल पड़ी। लान वांगजी विंडो सीट पर बैठा था। लान वांगजी की आंखों में नींद नहीं थी, बस आंसू और बड़ी सिटी के लाइट्स के रिफ्लेक्शन था। उसका छोटा सा बैग उसकी गोद में था, जिसमें उसकी सारी सेविंग्स और ज़रूरती चीज़ें थी। वांगजी का दिल एक मिनट के लिए भी शांत नहीं हो रहा था। एक तरफ उसको डर लग रहा था, अगर उसके भाई लैन शीचन ने उसे ढूंढ लिया तो उसकी क्या हालत होगी। ऊपर से माफिया किंग विभूषण का नाम सोचते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता था। उससे शादी करने की सोच ही उसके लिए एक नाइटमेयर था। लेकिन दूसरी तरफ वेन चाओ का चेहरा था। वो ऑनलाइन बातें थी, वो वादे थी कि वो हमेशा उसका साथ देगा। वांगची ने अपने दिल को समझाया कि वेन चाओ उसकी आज़ादी है, उसका प्यार है। उसने सोचा कि जब वो वहाँ पहुँच जाएगा तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो वेन चाओ के साथ एक नया सिंपल लाइफ शुरू करेगा, जहाँ कोई माफिया या कोई रूल्स नहीं होंगे। सुबह के 5 बजे बस दूसरे सिटी के अंदर बस स्टैंड पर रुकी। ये सिटी वांगची की सिटी से बहुत अलग थी, ज्यादा भीड़, ज्यादा शोर और ज्यादा तेज रफ्तार। वांगची डर गया, लेकिन हिम्मत करके बस से नीचे उतरा। उसने तुरंत बेंचाओ को टेक्स्ट किया कि वो बस स्टॉप पर है। कुछ ही देर में एक लंबा हल्का सा अल्फा उसके सामने आया। ये था बेंचाओ। बेंचाओ को देखकर वांगची एक पल के लिए खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वो सेफ है। वांगजी, तुम आखिर आ ही गए, बेंचाओ ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में वो प्यार नहीं था जो वो ऑनलाइन बात करते वक्त दिखाता था। वांगजी बेंचाओ का गला लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वांगजी ने कहा, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ओहो वांगजी, अब तुम मेरे पास हो, बेंचाओ उससे अलग होते हुए कहा, और उसकी नजर तुरंत वांगजी के हाथ में पकड़े हुए बैग पर चली गई। बेंचाओ अंदर से एकदम अलग था, जैसे वांगजी ने सोचा था वैसे तो बिल्कुल नहीं था। वो दिन रात जुआ खेलता था, छोटी मोटी चोरियां करता था और ओमेगास के साथ रात रंगीन करता था। वो फुलटो एक लोफा टाइप का लड़का था, ना काम ना धंधा। उसके दिमाग में से तेजी से पैसा कमाने के प्लान्स चलते रहते थे। आज उसके पास कर्जा चुकाने के लिए एक पैसा भी नहीं था। इसलिए जब वांगची ने उसको शादी और भागने की बात बताई तो वेंचाओ के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, पैसा। उसने सोचा कि एक रिच फैमिली का ओमेगा इतने बड़े माफिया किंग से भाग कर आया है तो जरूर बड़ा अमाउंट लाया ही होगा। वेंचाओ ने वांगची का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अभी हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, पुलिस और वो माफिया किंग के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। वांगची उसकी बात सुनकर और भी डर गया और उसके साथ चल पड़ा। वेंचा उसको एक छोटे से गंदे से कमरे में लेकर आया जो सिटी के एक बहुत ही खराब एरिया में था। इस कमरे में सिगरेट का धुआं और ड्रिंक्स की गंदी बदबू आ रही थी। वांगजी की नाजुक नाक को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने चेहरा बिगाड़ते हुए कहा, वेंचाओ, ये जगह, ओ बेबी। वेंचाओ ने उसको रोक दिया। "आ, अभी यही सेफ है हमारे लिए, बाद में हम एक बड़ी और अच्छे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उसने बात पलटाने के लिए तुरंत वांगजी को अपने पास खींचा। तुम रात भर थके हुए हो, आओ थोड़ा रेस्ट करते हैं। वेन चाओ का इरादा साफ था, वो वांगजी के साथ फिजिकल होना चाहता था, लेकिन उसकी नज़र हमेशा वांगजी के बैग पर जा रहा था। उसने सोचा कुछ देर में प्यार मोहब्बत की बातें करके वो पैसा ले लेगा और यहाँ से भाग जाएगा। वांगची थोड़ा घबरा गया वेन चाओ की इस सडन अफेक्शन से, क्योंकि वांगची अभी फिजिकली इंटीमेसी के लिए रेडी नहीं था। उसने बहाना बनाया, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम पहले मेरे लिए कुछ खाना ले आ सकते हो।
वांगजी की बात सुनकर वेन चाओ का मूड खराब हो गया, लेकिन पैसा छुड़ाने के लिए उससे नाटक तो करना ही पड़ेगा अभी। हाँ हाँ जरूर, मैं अब है तुम्हारे लिए बाहर से कुछ लेकर आता हूँ, वेन चाओ ने झूठा प्यार दिखाते हुए कहा। वांगजी ने अपना बैग देखकर कहा, ठीक है पर जल्दी आना। वांगजी ने अपना बैग अपने पास ही रखा था क्योंकि वो थोड़ा सस्पिशियस हो रहा था वेन चाओ के इस रूट लाइफस्टाइल को देखकर। वेन चाओ ने एकदम से प्लान बदला। उसने सोचा कि अगर वो अब ही लेट हो गया तो वांगजी और भी परेशान हो जाएगा और उसे जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। उसने झूठी दोस्ती और प्यार का नाटक करते हुए वांगजी को मनाया कि हम अभी बस स्टॉप पर चलेंगे, वहाँ एक छोटा सा कैफे है, वहाँ बैठेंगे और सब प्लान करेंगे। वांगजी थक चुका था और वेन चाओ पर भरोसा करता था, इसलिए वो मान गया। दोनों वापस बस स्टॉप पर पहुंचे। वेन चाओ ने वांगजी को एक बेंच पर बिठाया और कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी पास वाले एटीएम से कुछ पैसा निकाल कर आता हूँ और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। वांगजी ने थोड़ा रिलीफ फील किया कि चलो अच्छा हुआ उस गंदी जगह से तो निकले। उसने अपने बैग अपने बगल में रखा और अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाकर एक लंबी सांस ली। वेन चाओ वहाँ से जाने का नाटक करने लगा, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही वो वापस आया। वांगजी ने उसे देखा तो वो सरप्राइज हुआ। वेन चाओ ने आते ही एकदम से उसके बैग को उठाया और तेजी से भागने लगा। वेन चाओ, वांगजी चिल्लाया। बाय बाय लान वांगजी, मुझे तुम्हारे प्यार से ज्यादा तुम्हारे पैसों की जरूरत है अभी। वेन चाओ हंसकर भाग गया और क्राउड में गुम हो गया। लान वांगजी बहुत ज्यादा ही शॉक में था। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उसका नाइट इन शाइनिंग अमोर एक चोर निकला। उसका प्यार, उसका भरोसा, उसका सारा पैसा, सब कुछ एक पल में चला गया। वो बस स्टॉप पर ही बैठा रहा। उसको समझ नहीं आया कि क्या करे। ना फोन, ना एड्रेस, ना पैसा, उसके पास कुछ नहीं बचा था। धीरे धीरे रात आई, सिटी की लाइट्स जलने लगी, लेकिन वांगजी अभी भी उस बस स्टॉप पर बैठा हुआ था। उसका डर अब सदमे में बदल गया था। उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया था और उसके साथ ये धोखा हुआ। वो रोते हुए अपने आप से बात करने लगा, मैं वापस कैसे जाऊंगा? भाई को क्या बताऊंगा? अगर मैं वापस गया तो मेरी शादी उस डरावने माफिया किंग से हो जाएगी। उसे अभी अपने भाई लाइन सीचन का ख्याल आया। शीचन हमेशा स्ट्रिक्ट था लेकिन प्यार भी करता था। लेकिन इस गलती के लिए वांगजी जानता था कि उसके बड़े भाई बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे उसको। शायद वही माफिया किंग से शादी उसकी पनिशमेंट होगी। वांगजी ने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी सारी किस्मत, उसकी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। वो बिल्कुल अकेला था इस बड़े शहर में। उसका मासूम दिल को ये धोखा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। रात बीत चुकी थी और सुबह की पहली रोशनी आ चुकी थी। वांगजी वही बस स्टॉप पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ था। वो अब सिर्फ खाली आंखों से रोड पर गाड़ियों को देख रहा था। तभी एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिल्क ब्लैक कार वहां आकर रुकी। ये कोई आम गाड़ी नहीं थी, ये थी अल्फा विभूषण की पर्सनल कार। वो अपने किसी इंपॉर्टेंट काम से इस सिटी से गुजर रहा था, शायद किसी दुश्मन का हिसाब बराबर करने के लिए आया था। विभूषण ने कार की विंडो से बाहर देखा। उसकी आंखों में तुरंत उस नाजुक ओमेगा को पहचान लिया जो बस स्टॉप पर अकेला बैठा रो रहा था। वो वही ओमेगा था जिसकी तस्वीर लान सीचन ने उससे दिखाई था। लान वांगजी, विभूषण सरप्राइज हुआ। उसने सोचा कि ये यहाँ अकेला क्या कर रहा है। वो बिना किसी देर के अपने ड्राइवर को कार रोकने को कहा। वो कार से उतरा। उसके पास एक पावरफुल अल्फा ऑरा था जो पूरे माहौल को सराउंडेड द एटमॉस्फेयर कर लेता था। उसने अपना ब्लैक सूट एडजस्ट किया और धीरे धीरे वांगजी की तरफ बढ़ा। विभूषण के चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक गहरी क्यूरियोसिटी थी। उसने वांगजी के सामने आकर रुका और प्यार से पूछा, जो आवाज़ वो सिर्फ अपने घर वालों के सामने ही यूज करता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वांगजी ने आहिस्ता से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसके आगे एक अल्फा खड़ा था जो उसने आज तक सपनों में भी नहीं देखा था। बहुत हैंडसम, उसके कपड़े परफेक्ट, उसके बाल एकदम सही और उसके आंखों में ऐसी चमक थी जो वांगजी को एक पल के लिए वेन चाओ का धोखा भुला दिया था। वांगजी तो उसको देखने में ही खो गया था। वो भूल चुका था कि वो कहाँ है और उसके साथ अभी क्या हो रहा है। उसके दिल में एक स्ट्रेंज और नई फीलिंग आई, सिक्योरिटी की फीलिंग जो उसने कभी फील नहीं किया था। विभूषण ने जब देखा कि इस ओमेगा सिर्फ उसे घूर रहा है तो वो हंस दिया और एक चुटकी बजाई ताकि वांगजी वापस रियल दुनिया में आ सके। वांगजी एकदम होश में आया। उसने सोचा कि मैं क्यों रो रहा हूँ इस अजनबी अल्फा के सामने। उसने तुरंत एक सफेद झूठ बोला जो उसके दिमाग में आया, मैं यहाँ अपने दोस्त के घर घूमने आया था। वांगजी रोते हुए आवाज में कहा, लेकिन मेरा बैग चोरी हो गया है। उस बैग में मेरा दोस्त का घर का पता था, मेरा फोन था और सारा पैसा भी था, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। विभूषण ने उसको देखा। वो जानता था कि ये झूठ बोल रहा है। उसके भाई लान शीचन ने उसे बताया था कि वांगजी सिटी में नहीं रहता, वो अपने अंकल के पास दूसरी सिटी में रहता है। फिर वो यहाँ अकेला क्यों आएगा? पर विभूषण ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि ये मुझे नहीं जानता है तो अच्छी बात है। विभूषण ने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली और एक अजनबी की तरह बिहेव किया। उसने वांगजी को देखा और बोला, ओ ये बात है, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसे में तो भूख भी लगी होगी।
उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम है आइंग। उसने अपना निकनेम बताया वांग जी को, क्योंकि वो नहीं चाहता था वांग जी को कोई शक हो। वांग जी ने धीरे से उसके हाथ से अपना हाथ मिलाया और अपना नाम बताया, लान वांग जी। लान वांग जी। विभूषण ने प्यार से ये नाम बोला। चलो, हम पास के कॉफ़ी शॉप में चलेंगे। तुम्हें थोड़ा रेस्ट और कुछ खाने की ज़रूरत है। वांग जी के पास मना करने की कोई हिम्मत नहीं थी। उससे बहुत भूख लगी थी और इस सुंदर अल्फा की सॉफ्ट आवाज़ और काइंडनेस उसको कंफर्ट दे रही थी। वो दोनों कार में बैठकर पास ही के एक लग्जरी कॉफ़ी शॉप में गए। विभूषण ने उसके लिए केक और कॉफ़ी ऑफर किया। वांग जी ने बिना सोचे समझे सब खा लिया। उसके पेट में आग लगी हुई थी अभी भूख की। विभूषण चुपचाप उसे खाते हुए देख रहा था। उसके दिमाग में प्लान चल रहा था कि ये ओमेगा भागा क्यों है और अब उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ वो उसे घर ले जाना चाहता था और शादी करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वो नहीं चाहता था कि लान वांगजी उससे डर कर भागे और कोई नई प्रॉब्लम में फंस जाए। जब वांगजी ने खाना खत्म किया तो विभूषण ने आहिस्ता से पूछा, अब क्या प्लान है वांगजी? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ? ये सुनते ही वांगजी की आंखों में फिर से डर और आंसू आ गए। उसका चेहरा उतर गया, जो देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो घर नहीं जाना चाहता है। मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, वांगजी ने रोते हुए कहा। विभूषण ने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और नरम आवाज में पूछा, मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी आंखों में इतना डर क्यों है? सच बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विभूषण की इस काइंडनेस ने वांगजी के दिल को छू लिया। उसने सोचा कि ये अल्फा कितना अच्छा है, बिल्कुल बेंचाओ की तरह नहीं है। वो अब और झूठ नहीं बोल पाया। उसने सारी सच्चाई बता दी। मेरी शादी एक माफिया किंग से होने वाली थी, विभूषण से। वांगजी ने फुफाते हुए बताया ये सब। मैं उससे बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं भाग गया था। विभूषण अपनी हंसी रोक नहीं पाया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान एक छोटी सी ही रखा। उसने सोचा, तो ये है मेरा डर का नतीजा। वांगजी ने आगे कहा, मैं एक ऑनलाइन दोस्त के पास आया था, बेंचाओ। मैंने सोचा था कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन वो तो फ्रॉड निकला। मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया। ये सुनकर विभूषण को गुस्सा आया बेंचाओ पर। उसने सोचा कि इतने मासूम ओमेगा को धोखा दिया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक छोटी सी इविल स्माइल भी आ गई। अगर बेंचाओ धोखा नहीं देता तो वांगजी आज उसके सामने नहीं होता। तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। विभूषण ने अपने आप को शांत किया और वांगजी को समझाया, ठीक है, देखो, तुम अब बिल्कुल सेफ हो। अगर तुम घर नहीं जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। वांगजी ने थोड़ी उम्मीद से उससे देखा। विभूषण ने कहा, मेरी फैमिली इस सिटी में ही रहती है। वो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम मेरे एक खास दोस्त के छोटे भाई हो, जो यहाँ टेम्पररी रुकने वाले हो। तुम वहाँ कुछ दिन रहो, जब तुम्हारा डर खत्म हो जाए, और अगर तुम्हें घर वापस जाना हो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊंगा। वांगजी के पास और कोई रास्ता नहीं था। ये अल्फा कितना काइंड है, और उसके पास रात गुजरने के लिए कोई जगह भी तो नहीं है। उसने आहिस्ता से सर हिलाया और राजी हो गया। ठीक है, वांगजी ने संकोच से कहा, शुक्रिया आइंग। विभूषण को ये नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने तुरंत अपने फ़ोन से घर पर कॉल किया और मैडम यू को सब कुछ बताया। वांगजी के भागने की बात, बेंचाओ का धोखा, और कि वो उसे घर ला रहा है, ये भी। उसने साफ साफ बोल दिया, वांगजी को ये नहीं बताना है कि आइंग ही असलियत में माफिया किंग विभूषण है। वो चुपके से वांगजी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है। जियांग फैमिली तो विभूषण की हर बात मान लेती थी। उसके लिए आइंग जितना भी क्रूएल हो, वो उनका बेटा था और वो जो चाहता था वही होता था। उन्हें खुशी भी थी कि जो ओमेगा उसके बेटे ने पसंद किया था वो अब उसके पास ही है। विभूषण का एक अलग मिशन था जहाँ वो अपने माफिया का काम करता था, लेकिन उसने वांगजी को वहाँ नहीं ले गया। वो उसे अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स के भाई बहन के साथ जियांग फैमिली के ओरिजिनल मैंशन में छोड़ आया, जहाँ उसके घर की एक वार्म ऑरा था। वांगजी को ये नहीं पता चला कि वो अपने होने वाले ससुराल में ही है, जहाँ उसके होने वाले पति का परिवार रहता है। उसके लिए वो सिर्फ एक काइंड अल्फा आइंग की फैमिली थी, जिसने उसे शरण दिया था। जिस दिन विभूषण को पता चला कि बेंचाओ ने उसके होने वाले ओमेगा को धोखा दिया है और उसका पैसा चुरा लिया है, उसके अंदर का माफिया किंग जाग उठा। विभूषण ने अपने डर और गुस्सा छुपाने की कोशिश नहीं की। उसके लिए लान वांगजी अब उसका प्रोटेक्शन के अंडर था और उसके ओमेगा को हर्ट करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए थी। विभूषण ने तुरंत अपने राइट हैंड अल्फा लान शिचन को छोड़कर अपने दूसरे ट्रस्टवर्दी लोगों को काम पर लगाया। बेंचाओ को ढूंढना माफिया किंग के लिए सिर्फ 2 घंटे का काम था। बेंचाओ अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था और वांगजी के चुराए हुए पैसों से पार्टी कर रहा था। जब विभूषण वहां पहुंचा, उसके साथ उसकी छोटी सी आर्मी थी। उसका चेहरा एकदम पत्थर जैसा था, कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ एंगर का आग था। यही है बेंचाओ? विभूषण ने शांत लेकिन एक डेंजरस आवाज में पूछा। बेंचाओ ने जब विभूषण की ऑरा देखी तो उसकी पैंट गीली हो गई। वो डर जो वांगजी को लगता था, अब वो डर बेंचाओ को फील हो रहा था। बेंचाओ को मालूम चल गया कि ये कोई आम अल्फा नहीं है। विभूषण ने उसे एक ही सवाल पूछा, लान वांगजी का बैग और पैसा कहाँ है? डर के मारे बेंचाओ ने तुरंत सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया वो कितना पैसा लाया था
और वो बैग कहाँ छुपाया है। उसने ये भी बताया कि उसने अभी सारा पैसा जुए में उड़ा दिया है। विभूषण को उससे कोई सिंपैथी नहीं थी। उसने अपने लोगों को ऑर्डर दिया और बेंचा को इतना मारा कि उसकी हड्डी पसली टूट गई। उसे तुरंत हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया गया ताकि वो मर ना जाए, लेकिन जिंदगी भर के लिए ये सबक मिल जाए। विभूषण के लिए ये सजा जरूरी थी ताकि कोई और उसके ओमेगा को छेड़ने की हिम्मत भी ना करे। विभूषण ने बेंचाओ के घर से वांग जी का बैग ले लिया। बैग में फोन और जरूरी कागज था, लेकिन पैसा नहीं था। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाया और उतना ही एक्जैक्ट अमाउंट लाने के लिए बोला जितना बेंचाओ ने बताया कि वांग जी के पास था। विभूषण ने वो पैसा बैग में रख दिया और बैग लेकर तुरंत जियांग मैंसन पहुंचा, जहां वांग जी उसकी फैमिली के साथ था। शाम हो चुकी थी। वांग जी अभी भी सदमे में था और सोफे पर उदास बैठा था। विभूषण जैसे ही अंदर आया, उसका चेहरा एकदम से आइन के प्यार भरे रूप में बदल गया। लान वांग जी, उसने खुशी से चिल्लाया। वांग जी ने मुड़कर देखा। आइन के हाथ में उसका चोरी हुआ बैग था। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी के। वो दौड़ के आइन के पास गया और तुरंत अपना बैग ले लिया। ये कैसे हुआ? वांग जी ने हैरानी से पूछा। विभूषण ने मुस्कुराते हुए अपनी कहानी बताई। मैंने उस दिन तुरंत ही रिपोर्ट कर दिया था पुलिस में। उनकी मेहनत देखो, उनको वो चोर भी मिल गया और तुम्हारा सारा सामान भी उन्होंने वापस ले लिया। देखो तुम्हारा फोन भी है वहाँ। वांग जी ने बैग खोला, सारा सामान वापस था। उसने हाथ डालकर जब पैसा चेक किया तो पैसा भी पूरा था। उसे लगा था कि बेंचाओ ने थोड़ा सा पैसा तो चुराया होगा ही, लेकिन देखो तो पूरा अमाउंट वापस आ गया। आइंग, तुमने मेरी कितनी मदद की है, तुम कितने अच्छे हो, वांग जी ने उसको देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गहरी शुक्रिया की फीलिंग थी। वांग जी ने तुरंत अपना फोन निकाला और देखा कि वो ऑफ था। उसने उसे वापस बैग में रख दिया और स्विच ऑन नहीं किया। उसे अभी भी डर लग रहा था कि अगर उसने फोन ऑन किया तो उसके भाई लान शिचन को उसका पता चल जाएगा और वो उसे वापस ले जाएंगे उस माफिया किंग के पास शादी करवाने। अभी वो आइन के साथ अच्छा फील कर रहा था। वो इस दोस्ती को नहीं खोना चाहता था। वांग जी की खुशी देखकर विभूषण का दिल एकदम खुश हो गया। ये बोले तो गार्डन गार्डन हो गया। उसने सोचा कि जो खुशी मैं अपनी क्रूएल पावर से नहीं पा सका, वो मैं सिर्फ एक छोटे से झूठ और काइंडनेस से पा रहा हूँ। अगली सुबह से लान वांग जी की लाइफ जियांग फैमिली के साथ शुरू हो गई। मैडम यू और जियांग फैंग मियान बहुत ही वार्म थे। उन्हें वांग जी बहुत पसंद आया था। वो शांत और पोलाइट और बहुत सुंदर था। उन्हें पता था कि वांग जी ही वो ओमेगा है जिससे उनके बेटे आइन का शादी होने वाली थी, इसलिए वो उससे और भी ज्यादा प्यार और केयर दे रहे थे। वो चुपके से आइन के प्लान में शामिल थे कि वो वांग जी को अब डर नहीं बल्कि प्यार फील करवाएंगे। वांग जी ने देखा कि ये फैमिली बहुत अच्छी है। मैडम यू उसे अच्छे अच्छे खाना खिलाती है और जियांग फैंगमियन उनसे बातें करते हैं। वो धीरे धीरे जियांग फैमिली का हिस्सा बनता जा रहा था। उसे अपने घर की स्ट्रिक्ट लाइफ से ज्यादा यहाँ आज़ादी और प्यार मिल रहा था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था आइन का दोस्ती और सपोर्ट। विभूषण अपने माफिया के काम के लिए दूसरे मिशन में रहता था, लेकिन उसने वादा किया था कि वो हफ्ते में 2 दिन जरूर आएगा अपने फैमिली से मिलने और वांग जी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ये 2 दिन वांग जी के लिए बहुत स्पेशल हो गया था। जब आइंग आता तो वो कोई माफिया किंग नहीं रहता था। वो एक केयरिंग फन लविंग अल्फा था। वो पूरे दिन फैमिली के साथ मस्ती करता था, उनको पिकनिक पर ले जाता, थिएटर में मूवी दिखाने ले जाता और रात को सबके साथ कार्ड्स खेलता था। वांग जी ने देखा कि आइंग कितना अच्छा है और कितना केयरिंग है। एक बार पिकनिक पर जाते हुए वांग जी का पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाला था, लेकिन आइंग ने तुरंत उसे अपने बाहों में पकड़ लिया। उसने वांग जी को बिना किसी देर के अपने गोद में उठा लिया। ध्यान रखो लान वांग जी, अगर गिर जाते तो कितना चोट लगता तुम्हें, तुम इतने नाजुक हो। ये केयर वांग जी को बहुत अच्छी लगी। विभूषण को जियांग फैमिली ने अडॉप्ट किया था, इसलिए उसने खुद भी एक बड़ा सा ऑर्फनेज खोला था। आइंग अपने हर विजिट पर वांग जी को भी अपने साथ अभी ले जाता था। वहाँ सब बच्चे उसे प्यार से वे गगा बोलते थे और उसके साथ खेलते थे। वांग जी ने देखा कि आइंग कितना काइंड और केयरिंग है इन बच्चों के लिए। वो वहाँ बच्चों को खिलाता, उनके साथ हंसी मजाक करता और उन बच्चों का हर तरीके से ख्याल रखता। वांग जी को लगने लगा कि ये अल्फा सिर्फ हैंडसम नहीं है, बल्कि उसका दिल सोने का है। वो कितना अलग है उस माफिया किंग से जिससे वो डर कर भागा था। जैसे जैसे टाइम बीता, लगभग 1 साल हो गया, लान वांग जी का डर पूरा खत्म हो गया। वो जियांग फैमिली में एकदम सेटल हो गया था और उसे फील होने लगा था वो भी इस फैमिली का हिस्सा है। उसके दिल में अब आइंग के लिए कोई डर नहीं था, बल्कि गहरा प्यार और रिस्पेक्ट था। वांग जी को आइंग की हर छोटी छोटी बात अच्छी लगती थी। उसकी बातें करने का तरीका, उसके हंसी और उसका केयर करने का स्टाइल। वो आइंग पर पूरी तरह फिदा हो चुका था। वो अक्सर सोचता था कि काश उसका होने वाला पति भी आइंग जैसा होता। उससे पता नहीं था आइंग ही उसके होने वाला पति है। इधर विभूषण को भी वांग जी बहुत पसंद था। वांग जी की मासूमियत, उसकी शांति और उसका केयरिंग नेचर विभूषण को उसके पास खींचता था। उसने सोचा कि शादी के लिए उसने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन विभूषण ने कभी अपनी फीलिंग वांग जी को बताई नहीं। वो डरता था कि जिस दिन वांग जी को सच्चाई पता चलेगी कि उसका प्यार आइंग ही वो डरावना माफिया किंग विभूषण है, तो वांग जी का दिल टूट जाएगा और वो हमेशा के लिए उससे दूर चला जाएगा। वो नहीं चाहता था कि इतने मासूम ओमेगा का दिल टूटे, इसलिए वो चुपचाप अपना सीक्रेट छुपा कर रखा।
और सिर्फ आइंग बनकर ही वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। इसी बीच विभूषण ने अपने बड़े साले लैन शिचन को और उनके अंकल लैन क्विरन को भी सच्चाई बता दिया था। वांगजी कहाँ है ये जानकर थोड़ा तो रिलीफ में थे। वांगजी सेफ है, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या होगा। उनको भी लगा कि वेट करना ही सही फैसला होगा। अब 1 साल हो गया था। वांगजी जियांग फैमिली में खुश था और आइंग के प्यार में था, लेकिन उसे अपना भाई और अंकल की याद आने लगी थी। एक शाम मैडम यू के पास बैठकर वांगजी रोते हुए बोला, आंटी, मुझे अपने भाई और अंकल की बहुत याद आ रही है। वांगजी अपने परिवार को कितना मिस कर रहा था, ये उस दिन मैडम यू को उसकी बातों से पता चल रहा था। मैडम यू ने उसे चुप करवाया और रात को जब आइंग का कॉल आया तो उन्होंने उसे सच्चाई बता दी। आइंग, वांगजी रो रहा है, अपने भाई और अंकल को बहुत याद कर रहा है। ये बात मैडम यू ने कहा। विभूषण ने सोचा कि अब टाइम आ गया है। उसने तुरंत लानशीचन को कॉल लगाया। लैनशिचन, विभूषण ने अपने माफिया किंग के टोन में कहा, जो लैनशिचन को अच्छी तरह से पता था। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें याद करके रो रहा है। वो अभी भी तुमसे डर रहा है कि तुम उसे पनिशमेंट दोगे। एक दिन के लिए यहाँ आओ और उसे मिलकर जाओ ताकि उसका डर खत्म हो जाए। लैनशिचन मान गया। 1 साल के बाद जब लैनशिचन जियांग मेंशन पहुंचा, भांगजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने बड़े भाई को गले लगाया और उसके सामने खड़े आइंग को बड़े फक्र से मिलवाया। भाई, ये है आइंग, जिन्होंने सिर्फ मेरी मदद नहीं की बल्कि 1 साल में मेरी दोस्ती और खुशी का भी ख्याल रखा है। लैन शिचन, जो 1 साल से चुप था, अपने भाई की मासूमियत देखकर टूट गया। उसने आइंग की तरफ देखा और दर्द भरी आवाज में बोला, विभूषण, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे भाई का ख्याल रखा। जियांग मेंशन में एकदम सन्नाटा छा गया। वांगजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था बल्कि गहरा धोखा था। भाई, तुमने क्या कहा? वांगजी ने फुफाती आवाज में पूछा। विभूषण तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन वांगजी ने अपने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मत आओ, वांगजी ने चिल्लाया। उसने विभूषण की आंखों में देखा, जहां अब कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ गिल्टी का एहसास था। तुम ही हो, तुम तुम ही वो विभूषण हो? वांगजी ने गुस्से से कांपते हुए पूछा। जिसे मेरे भाई ने मेरी शादी करवाने की कोशिश की थी, वो माफिया तुम हो? विभूषण ने अपने सर को नीचे किया और कहा, हाँ वांगजी, मैं ही हूँ। तो सारा झूठ तुम्हारा था? वांगजी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। तुमने झूठ बोला कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। तुम आम इंसान हो। तुमने मेरा बैग वापस दिया और पैसा रखकर तुमने मेरा विश्वास जीता। ये पूरा 1 साल सिर्फ एक जाल था। तुमने ट्रैप किया मुझे। विभूषण ने कहा, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने तो तुम्हें बचाना चाहा। झूठ, मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मुझे लगा कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। वांगजी ने अपने बैग को उठाया, लेकिन तुम वही हो जिससे मैं डर कर भागा था। तुम्हारे चेहरे पर 2 नकाबे हैं। वांगजी ने अपने भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, भाई, मुझे यहाँ से वापस ले चलो। मैं अब तुम्हारी सारी बात मानूंगा, लेकिन मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। उस आदमी के पास तो बिल्कुल नहीं, जिसने मेरी बेबसी का फायदा उठाया, मुझे झूठ कहा। लैन शिचन परेशान था, लेकिन उन्हें अपने भाई के फैसले का सम्मान करना था। उन्होंने विभूषण को एक आखिरी नजर देखा, जो एकदम पत्थर का हो चुका था। चलो वांगजी, शिचन ने कहा। लान वांगची ने मुड़कर विभूषण को आखिरी नजर देखा। उसके चेहरे पर अब प्यार की कोई निशानी नहीं थी, सिर्फ डिस्गस्ट थी। वो अपने भाई के साथ वापस अपने घर के लिए निकल गया। वांगजी के जाने के बाद विभूषण अपनी जगह पर अकेला खड़ा रह गया। उसकी सारी पावर, उसका सारा दबदबा खत्म हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जो उसने कभी किसी के सामने नहीं बहाया था। उसने अपने माफिया गार्ड्स को तुरंत कॉल किया और साफ साफ कहा, अगर तुम में से कोई भी उसको छुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाएगा। विभूषण को लगा कि वांगजी अब उससे हमेशा के लिए नफरत करता है। उसने सोचा कि उसने अपने झूठ से अपना प्यार खो दिया है और अब वो उसे वापस नहीं पा सकता। उसका दिल इतना टूट गया था कि उसने अपने दिल को शांत करने के लिए फैसला किया कि वो अब कभी प्यार नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने माफिया एम्पायर और बिजनेस के नाम कर देगा। लान वांगजी के जाने के 1 हफ्ते बाद विभूषण पूरी तरीके से टूट चुका था। उसका खुशनुमा और मजाकिया लहजा गायब हो चुका था। वो अब सिर्फ माफिया किंग था, ठंडा, रूथलेस और अपने काम में डूबा हुआ। उसने अपने माफिया के लोगों को साफ हिदायत दी थी कि कोई भी लान वांगजी के आसपास भी नहीं जाएगा। उसे लग रहा था वांगजी उससे नफरत करने लगा है। मैंने झूठ बोला था, विभूषण ने अपने आप से कहा। उसने जो भी रिश्ता मेरे साथ रखा था वो झूठ पर आधारित था। वो चला गया क्योंकि वो नफरत करता है। मैंने उसे धोखा दिया, इसीलिए वो अब मुझसे नफरत करता है। उसने तय कर लिया था कि वो अब कभी प्यार नहीं करेगा और अपनी जिंदगी को सिर्फ अपने बिजनेस और माफिया एम्पायर पर फोकस करेगा। आखिर वो एक माफिया किंग था और किंग्स अपने फीलिंग को कुचल देते हैं। विभूषण की इस हालत से परेशान होकर जियांग फैमिली ने उसको आगे बढ़ने की सलाह दी। एक शाम जियांग फैंगमियन और मैडम यू ने जिन फैमिली से आए एक मैरिज प्रपोजल के बारे में बताया। मैडम यू ने कहा, आशियान, जिन फैमिली के ओमेगा जिन मिंग बहुत काबिल है। वो तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। वो तुम्हारे बिजनेस में भी तुम्हारा हाथ बटा सकता है। जियान फैंगमियन ने जोड़ते हुए कहा, वो तुम्हारी लाइफ का एक नया शुरुआत बनेगा आशियान। विभूषण ने बिना किसी फीलिंग के सुना। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि अगर मैं शादी कर लेता हूँ तो वांगजी की याद
उसे वापस नहीं खींचेगी। उसका प्यार अब नफरत में बदल चुका था। नफरत वांगजी के लिए नहीं, बल्कि अपने आप के लिए, कि वो एक झूठा था। विभूषण ने अपने आप को मजबूर महसूस किया। उसने शादी के लिए हामी भर दी। मैं राजी हूँ, उसने कहा। आप जिन फैमिली से रिश्ता पक्का कर दीजिए। जियांग फैमिली खुश हो गई। अगले ही दिन जिन मिंगयाओ और विभूषण की शादी तय हो गई और उनका रिश्ता पक्का हो गया। गोसुलैंड फैमिली में वांगजी वापस आकर एकदम शांत और रूल्स में बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वही पुराना लान वांगजी वापस आ गया था। वो अपने आप को यादों से दूर रखने के लिए दिन भर अपनी ड्यूटी और म्यूजिक पर लगा रहता था। लेकिन जब भी वो अकेला होता, उसे वो हंसते हुए आई की याद आती थी, और वो कैसे उसके सामने 1 साल तक झूठ बोलता रहा, ये भी याद आती थी। एक दिन लैन शिचन ने उसे ये बड़ी खबर बताई। वांगजी, विभूषण की शादी तय हो गई है जिंग मिंगयाओ से। वांगजी का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसका चेहरा सुन्न हो गया, लेकिन उसने अपने आप को मजबूत दिखाया। वांगजी ने अपने भाई से सिर्फ एक ही लाइन कही, अगर वो खुश है तो अच्छा ही है। लेकिन अंदर ही अंदर वांगजी का दिल टूट चुका था। उसने सोचा कि वो गहरा बंधन और दोस्ती झूठ था। वो नकाब उतरते ही वो कितने जल्दी आगे बढ़ गए। इसका धोखा सिर्फ नाम का नहीं था, बल्कि उसके जज्बात का भी था। शादी होने में सिर्फ एक रात बाकी थी। जियांग मेंशन में हर जगह लाल और सुनहरा रंग बिखरा हुआ था। विभूषण अपने कुछ खास दोस्तों और परिवार के साथ बैठा था। विभूषण का चेहरा थोड़ा ठंडा था, क्योंकि वो अंदर से टूटा हुआ है। उसने अपने आप को मजबूर कर लिया था कि उसने वांगजी को धोखा दिया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए वो ये शादी सिर्फ अपनी फैमिली और एम्पायर की इज्जत के लिए कर रहा है। लैन चिरेन, लैन सिचन और लान वांगजी शादी की रस्मों में शामिल होने के लिए जियांग मैंशन पहुंचे। जैसे ही वांगजी ने अंदर कदम रखा, उसने देखा कि विभूषण अपने बैरी फैमिली के साथ हंसी मजाक कर रहा था। उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी जो उसके दर्द को छुपा रहा था। वांगजी ने अपने मन में सोचा, काश मैंने बिना सोचे समझे उस दिन सारी बात साफ कर दी होती। काश मैंने उसे एक मौका दिया होता, तो आज मैं इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा होता। हम सब खुश होते। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा। विभूषण ने देखा कि वांगजी का चेहरा कितना ठंडा है, और विभूषण को लगा वांगजी सिर्फ मजबूरी में यहाँ आया है और उससे कोई रिश्ता नहीं चाहता है। वांगजी ने अपने दर्द को छुपाते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ उनके रस्मों और खुशी में शामिल हो गया। उस रात विभूषण और वांगजी के बीच कोई बात नहीं हुई। दोनों अपने अपने दर्द और गलतफहमी में चुप थे। अगली सुबह उन्हें हमेशा के लिए अलग करने वाली थी। अगली सुबह शादी का दिन था। विभूषण दूल्हे के कब्रों में मैरिज हॉल के स्टेज पर अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक बड़ी सी चुप्पी थी। उसका पिछला प्यार उससे दूर जा चुका था और अब वो एक नया और ठंडा रिश्ता शुरू करने जा रहा था। लेकिन बहुत इंतजार के बाद भी जिस ओमेगा जिन मिंगयाओ से उसकी शादी होने वाली थी, वो स्टेज पर नहीं आया। सब लोग हैरान थे। और तभी एक नौकर दौड़ के आया और विभूषण से कहा, मास्टर, आपका ओमेगा, आपका होने वाला ओमेगा शादी से भाग गया है। पूरे हॉल में आपस में बातें शुरू हो गई। विभूषण खुद शौक में था। उसे ऐसा लग रहा था उसके जैसा माफिया के लिए शायद कोई ओमेगा नहीं बना हुआ होगा। वहाँ के लोग भी यही इसी बारे में बात कर रहे थे। पहली बार विभूषण का सर झुका हुआ महसूस हो रहा था सबके सामने। पैसों और ताकत से वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी खरीद सकता था, कुछ भी छीन सकता था, लेकिन किसी का प्यार वो अपने लिए खरीद नहीं सकता है पैसों से। लेकिन तभी भीड़ को चीर कर लान वांगजी आया विभूषण के सामने। उसके चेहरे पर वही डर और घबराहट था, लेकिन आज उसने अपने प्यार के लिए हिम्मत जुटा ली थी। लान वांगजी स्टेज पर चढ़कर विभूषण के सामने खड़ा हो गया। पूरा हॉल चुप था। वांगजी ने अपने सारे प्यार को अपने आंखों में भर के कहा, विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विभूषण हैरानी में था, लेकिन उसके दिल को एक बड़ी राहत मिली कि वांगजी वापस आया है। लान कुरेन और लैन शिचन की आंखों में भी खुशी थी। जियांग चैंग ने बोला, हाँ बोल दो बड़े भाई, तुम्हें तो इसी पल का कितना इंतजार था। छोटी बहन याली ने कहा, शियन गगा, इस मौके को मत छोड़ना, हाँ कह दीजिए। विभूषण ने आखिर में सारे दर्द और गलतफहमी को बुलाकर अपने दिल की सुनी। विभूषण ने कहा, हाँ लानजन, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुरंत रस्में पूरी की गई। दोनों ने अपने रिश्ते को मंजूरी दे दी। जब कृष्ण ने दोनों को किस करने की इजाजत दी, विभूषण ने बड़ी प्यार से वांगजी की तरफ देखा। दोनों जब एक दूसरे को किस कर ही रहे थे, एक गहरा और प्यार भरा किस जो उसके टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ रहा था। तभी दरवाजे पर एक बड़ी हल्ला गुल्ली हुई। जिन मिंगयाओ, जो असल दूल्हा था, तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े गिले थे और वो तेज सांसें ले रहा था। जिन मिंगयाओ ने चिल्लाकर कहा, रुको, ये शादी नहीं हो सकता, ये शादी गलत है, ये सब वांगजी की चाल थी। सब लोग हैरानी से वांगजी को देखे जा रहे थे। वांगजी का चेहरा डर से सफेद हो गया। जिन मिंगयाओ ने गुस्से में कहा, इस लान वांगजी ने मुझे जूस में नींद की दवा मिलाकर पिलाई थी, और जब मैंने वो जूस पिया तो सो गया, और इसने मुझे रेस्ट रूम के टब में छुपा दिया। मैं कहीं भी भाग नहीं गया था, मुझे भगाया गया था। वांगजी चुपचाप अपने बड़े भाई की तरफ देखा। माफी और डर दोनों उसकी आंखों में थे। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन इस बार लैन सिचन ने अपने भाई को नहीं डांटा। वो सीधा जिन मिंगयाओ की तरफ गया और वहीं पर सबके सामने जिन मिंगयाओ को शादी के लिए प्रपोज कर डाला। वो नहीं चाहते थे किसी की बद्दुआ लेकर उसका भाई अपना घर बसाए। जिन मिंगयाओ एक ओमेगा था, उसकी शादी टूट जाना अच्छी बात नहीं थी।
इसलिए लैन शिचन ने तय किया अभी इसी वक्त वो भी जिन मिंग्याओ से शादी कर लेगा। अब विभूषण ने जिन मिंग्याओ की तरफ देखा, फिर वांग जी की तरफ। उसने वांग जी की आंखों में देखा, जहाँ डर था, जहाँ प्यार था और अपने रिश्ते को बचाने की दीवानगी थी। वो समझ गया कि वांग जी ने ये सब सिर्फ मजबूरी में और प्यार में किया है। विभूषण ने तेजी से वांग जी को अपनी ओर खींचा और वांग जी के कान में प्यार से मुस्कुराकर बोला, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए लान वांग जी। इस चालाकी की पनिशमेंट तो बहुत बड़ी होगी। आज रात को रेडी रहना। वांग जी ने जब विभूषण की आंखों में देखा तो उसका सारा डर गायब हो गया। वो समझ गया कि अब कोई गलतफहमी नहीं है और विभूषण ने उसे स्वीकार कर लिया है। वांग जी शर्मा गया। वांग जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो अभी से रेडी हूँ विंग। और एक बात, वैसे भी मैं एक माफिया का भूमि का वाइफ बनने वाला हूँ अभी, तो बदला लेना तो बनता है, चाहे वो खुद के अल्फा से ही क्यों ना हो। तुमने भी मुझे धोखा दिया था, मुझसे झूठ बोला था, इसलिए अभी मैंने भी वही किया। मैंने भी तुम्हें धोखा दिया, लेकिन सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। मुझे समझ आ गया है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला था, क्यों सच नहीं बताया था। आई लव यू विभूषण। विभूषण के चेहरे पर एक सच्चा और प्यारा सा मुस्कान आ गया। उसने जिन मिंग्याओ को देखा शिचन के साथ और अपनी फैमिली को देखा जो खुश थी। विभूषण ने सभी के सामने और एक गहरा किस वांग जी को किया। ये किस सबको बता रहा था कि अब दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं और किसी भी चाल या गलतफहमी से अलग नहीं होने वाले। हैप्पी एंडिंग। चलिए, स्टोरी खत्म हो गया है। प्लीज कमेंट करके बताइएगा ये छोटी सी लव स्टोरी